हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सही अच्छे होंगे। कल हमने पढ़ा था, हम मनोविज्ञान की कुछ विधियों के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने प्रक्षेपण यानी कि ऑब्जर्वेशन और प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंटल विधि के बारे में पढ़ा था। तो एक्सपेरिमेंटल के भी कई तरीके होते हैं। एक तो वो वाला होता है जो प्रयोगशाला के अंदर किया जाता है, जिसमें हम जो बाहरी चर होते हैं उनको पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। और उसके अलावा कुछ प्रयोग क्षेत्र में भी किए जाते हैं, और कुछ जो है प्रयोगकल्प भी होते हैं यानी कि जिनको हम अर्ध प्रयोग भी बोलते हैं। क्षेत्र प्रयोग यानी कि वो वाले प्रयोग जो हम प्रयोगशाला में ना करके किसी फील्ड में करते हैं या उस जगह पे जाके करते हैं जहाँ से रिलेटेड वो हमारा प्रयोग होता है। ठीक है। देखो, बहुत बार क्या होता है कि प्रयोगशाला में प्रयोग का अध्ययन कर पाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, या अनुसंधान क्या करता है कि वो किसी क्षेत्र में या फिर वो प्राकृतिक स्थिति में जहाँ पे वो व्यवहार सच में घटित हो रहा है उसको हम प्रयोग क्षेत्र प्रयोग कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या करता है कि या तो वो किसी क्षेत्र में अनुसंधान करता है, क्षेत्र में जाता है, या फिर वो उस प्राकृतिक स्थिति में जाता है जहाँ पर वो व्यवहार विशेष जो है घटित हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कि आप लोग ये जानना चाहते हो कि छात्रों में कौन सी विधि के द्वारा अच्छे तरीके से सीखना संभव हो पाएगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड, और करके सीखना, करके दिखाने की विधि। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो मनोवैज्ञानिक है, जो अनुसंधान करता है, वो क्या करे कि विद्यालय में ही जाके इस प्रकार के अध्ययन को संपन्न करे। ठीक है। तो इसमें वो क्या कर सकता है कि दो समूह ले सकता है और कुछ समय तक एक समूह को क्या कर सकता है कि वो व्याख्यान की विधि से पढ़ा दे और दूसरे समूह को वो करके दिखाना विधि से पढ़ा दे, और अंत में क्या करे कि उन दोनों की निष्पादन या परफॉर्मेंस की वो आपस में तुलना कर ले। तो इस प्रकार का जो प्रयोग होता है, क्षेत्र प्रयोग जो होता है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चर होते हैं या परिवर्त्य होते हैं उनको नियंत्रित करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है। इसमें समय भी अधिक लगता है और इसमें ये महंगा भी पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। उसके बाद कुछ प्रयोग परिवर्त्य हमारे ऐसे होते हैं जिनको कि हम अपनी तरह से परस्तर नहीं कर पाते, यानी कि उनमें फेरबदल नहीं कर पाते या उनको मैनिपुलेट नहीं कर पाते, जैसे कि हम प्रयोगशाला में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे कहीं भूकंप आ गया और आप भूकंप का इफेक्ट देखना चाह रहे हो कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन पर भूकंप का प्रभाव क्या पड़ा है, उसका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये संभव है कि आप एक प्रयोगशाला का निर्माण करो, उसमें भूकंप जैसी स्थिति को तैयार करो? नहीं ना, भूकंप तो आ गया है, उसका इफेक्ट पड़ चुका है। अब क्या है कि जो भूकंप है, यहाँ पे क्या है कि हम भूकंप का अनाथ हुए बच्चों पर प्रभाव देखना चाहते हैं। तो जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं वो होता है हमारा स्वतंत्र चर, और जिसके ऊपर प्रभाव देखना चाहते हैं वो होता है हमारा प्रतंत्र चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। तो भूकंप तो आके चला गया, यानी यहाँ पे क्या है कि जो स्वतंत्र चर है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब ऐसी परिस्थिति में तो प्रयोगशाला में प्रयोग संभव नहीं है। तो इस तरह की परिस्थिति में अनुसंधानकर्ता जो है वो प्रयोग कल्प, क्वासी एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है लैटिन में कल्प, यानी उस मेथड को अपनाता है। उस मेथड के अंदर किससे करता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, यानी कि जो स्वतंत्र चर है वो अपना प्रभाव दिखा चुका है। अब हमको उसका अध्ययन करना है कि आश्रित चर पे क्या प्रभाव डाला है। तो हमको अध्ययन क्या करना था कि भूकंप में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनका भूकंप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम दो ग्रुप को ले सकते हैं। एक ऐसा ग्रुप ले सकते हैं जिसमें जो बच्चे हैं भूकंप से अनाथ हो गए हैं, और दूसरा नियंत्रित ग्रुप रख सकते हैं जिसमें हम उन बच्चों को रखेंगे जिन्होंने भूकंप का अनुभव तो किया लेकिन अपने माता पिता से बिछड़े नहीं हैं। और इसमें क्या करेंगे कि फिर हम इन दोनों की आपस में तुलना कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारी विधि आती है वो आती है सह संबंधात्मक अनुसंधान, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोरिलेशनल रिसर्च। देखो,
संबंधात्मक का मतलब कि आपस में संबंध का अध्ययन करना, कि वो संबंध कैसा है, सकारात्मक है, नकारात्मक है या शून्य है। ठीक है। तो हम बहुत बार क्या करते हैं कि हम दो संबंध परिवर्तियों के यानी दो चरों के बीच में हम संबंधों का निर्धारण करना चाहते हैं कि उनका आपस में संबंध कैसा है। जैसे कि हम ये क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं कि क्या जो अध्ययन सामग्री की मात्रा है, यानी बच्चों को जो हम पढ़ने का मटेरियल दे रहे हैं, उससे जो बच्चों की जो शैक्षिक उपलब्धि है वो उससे संबंधित है। ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रयोग देखो प्रयोगशाला से भिन्न होते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं कि कारण प्रभाव का अध्ययन करते हैं। एक चर वहां पे कारण होता है और दूसरे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा होता है। जो चर कारण होता है उसको हम स्वतंत्र चर बोलते हैं और उसका हम क्या करते हैं, प्रस्तन, यानी कि उसमें हम फेरबदल करते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है। और ना ही इस पे क्या होता है कि प्रयोग यहाँ पर प्रभाव देखा जाता है। तो यहाँ पर किसी भी चर को हम प्रस्तुत नहीं करते, प्रभाव नहीं देखते हैं। बस इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि जो दो चर है ना या दो परिवर्त्य वेरिएबल है, उनके बीच में किस तरह का संबंध है, जिससे कि हम ये जान सके कि उन दोनों में आपस में क्या साहचर्य है, यानी कहाँ तक एक दूसरे से संबंध है, या फिर सह संबंध है या नहीं है। सह संबंध मतलब कोरिलेशन। सह संबंध जो होता है उसकी शक्ति का हम मापन करते हैं कि वो कितना स्ट्रांग है, और उसकी दिशा यानी कि दिशा किस तरीके की है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, शून्य है। और ये हम एक गणितीय नंबर के माध्यम से जानते हैं, जिसको कि हम सह संबंध गुणांक कहते हैं। और इसका विस्तार जो होता है +1 से लेके -1 तक होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके। और सह संबंध गुणांक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। धनात्मक जो होता है इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। वो इस बात की ओर इशारा करता है कि जब एक परिवर्त्य का मान बढ़ेगा तो जो दूसरा परिवर्त्य है या चर है उसका भी मान घट जाएगा। ठीक है। और जब एक परिवर्त्य उस परिवर्त्य का मान घटेगा तो दूसरे का मान भी घट जाएगा। जैसे कि अगर जो विद्यार्थी पढ़ने में ज्यादा समय देते हैं तो उनकी जो लब्धांक उपलब्धि यानी कि जो उन्होंने अचीव किया है अपनी पढ़ाई में वो ज्यादा पाया जाएगा। और अगर वही विद्यार्थी कम अध्ययन करते हैं तो उनका जो उपलब्धि लब्धांक है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरह का जो साहचर्य है वो धनात्मक कहा जाता है। ठीक है। और इसको हमेशा हम +1 से दिखाते हैं। ज्यादातर इसको +0.85 तक जो है सहसंबंध गुणांक जो है उच्च हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऋणात्मक या नकारात्मक या नेगेटिव सहसंबंध की या नेगेटिव कोरिलेशन की। इसमें क्या होता है, देखो पॉजिटिव में क्या था कि जिस तरीके से एक परिवर्तन में परिवर्तन हो रहा है दूसरे में भी उसी तरीके से हो रहा है, यानी अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक यानी कि नकारात्मक संबंध है, अपोजिट संबंध है। तो इसमें क्या होगा कि अगर एक परिवर्तन एक समय में बढ़ेगा तो जो दूसरा परिवर्त्य है वो घट जाएगा। ठीक है। और इसको हम जो है -1 से दिखाते हैं और इसका विस्तार 0 से 1 तक होता है। ऐसे ही जो सकारात्मक है उसका विस्तार भी 0 से +1 तक होता है। ठीक है। और उसके बाद आता है शून्य सहसंबंध। शून्य सहसंबंध ये बोलता है कि इन दोनों परिवर्त्यों के बीच में कोई भी सार्थक संबंध नहीं है, अर्थात दोनों परिवर्त्य जो है एक दूसरे से स्वतंत्र है। और ये ज्यादातर ना -2 से +3 के बीच में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्वेक्षण अनुसंधान। देखो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, न्यूज वगैरह पे आप लोग जो है सर्वेक्षण के बारे में सुनते रहते हैं। सर्वेक्षण यानी कि सर्वे। जैसे कि किस राजनीतिक दल को विशेष वोट मिला देंगे आप लोग, या कौन किस प्रत्याशी के विशेष पक्ष में है। जैसे ही चुनाव आते हैं ना तो इस तरह के पोल वगैरह भी होने लगते हैं, सर्वे होने लगते हैं, लोगों से जानकारी ली जाती है। तो सर्वेक्षण अनुसंधान के अंतर्गत जो लोग होते हैं ना उनका मत, उनकी अभिवृत्ति और उनके सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए ये अस्तित्व में है। ठीक है। इसका ज्यादातर जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि वास्तविकता क्या है ना, ये पता लगाना होता है। और इसमें क्या होता है कि सर्वेक्षण जो होता है उससे हम सूचना जब एकत्रित करते हैं तो बहुत सारी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। इन तकनीकों में क्या होता है कि किसी से हम पर्सनल इंटरव्यू भी कर सकते हैं, यानी व्यक्तिगत साक्षात्कार कर सकते हैं, कोई प्रश्नों की सूची भरवा सकते हैं, फोन के माध्यम से भी हम किसी से जानकारी ले सकते हैं। आप लोगों के पास भी कभी कोई फोन आता होगा सर्वे वगैरह के लिए।
या फिर हम नियंत्रण परीक्षण भी कर सकते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि ये सब क्या होते हैं। देखो, साक्षात्कार क्या होता है कि इसमें क्या है कि जब ये सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाली विधि है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं, कि एक आदमी के पास माइक लेके जा रहे होते हैं, तो उसको व्यक्तिगत साक्षात्कार कहते हैं। जैसे कि ज्यादातर किस परिस्थिति में किया जाता है कि जब कोई डॉक्टर हो और उसे रोगी से जानकारी प्राप्त करनी हो, है ना। तो देखो, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर एक एक अपने पेशेंट से मिलके बात करता है ना, तो वो एक तरह से क्या है, व्यक्तिगत साक्षात्कार है। जब कोई जो नियोजक है, यानी कि जो मालिक है, वो अपने जो कर्मचारी होते हैं ना, भावी कर्मचारी जिनको उसको जॉब देनी है, तो उनसे मिलते समय भी वो इसका प्रयोग करता है ना। उसके बाद क्या है कि दूरदर्शन पर भी मीडिया कर्मियों के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर इस तरह के साक्षात्कार को आपने बहुत बार होते हुए देखा होगा। अब बात करते हैं कि जो साक्षात्कार होता है वो दो तरीके का हो सकता है। एक होता है संरचित या स्ट्रक्चर्ड, और दूसरा होता है मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज। संरचित या मानकीकृत जो होता है वो इस बात पे इनमें दोनों में अंतर होता है कि जो साक्षात्कार है ना, हमने उसकी पहले से तैयारी की है या नहीं। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू वर्ड से तो आप भली भांति परिचित होंगे ना। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि किसी से हम इंटरव्यू के दौरान जो है प्रश्न पूछते हैं, जैसे आप लोगों का वाइवा भी होता है ना, वो भी एक तरह का इंटरव्यू ही होता है। तो कुछ में तो क्या होता है कि पहले से ही फिक्स कर लेते हैं कि भाई हमें क्या क्या सूचना लेनी है। ठीक है, और इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, सूची को हम साक्षात्कार अनुसूची बोलते हैं, और इस तरीके के साक्षात्कार को हम संरचित साक्षात्कार कहते हैं, यानी जिसमें पहले से ही हमने निर्धारित कर लिया कि हम ये प्रश्न पूछेंगे, तो इनसे अलग हमें कुछ नहीं पूछना, लिस्ट बना ली उनकी। और इनमें स्पष्ट रूप से जो प्रश्न होते हैं वो लिखे होते हैं, और उनका एक क्रम भी होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, उनके जो कर्म में भी साक्षात्कारकर्ता को परिवर्तन करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि असंरचित साक्षात्कार। इसमें क्या होता है कि जो प्रश्न होते हैं, या प्रश्नकर्ता जो है, वो किसी भी क्रम में प्रश्नों को पूछ सकता है, और इतना भी वो स्वतंत्र होता है कि वो अपनी मर्जी से भी चाहे तो कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे आप लोगों का वाइवा होता है, तो वाइवा लेने के लिए जब एग्जामिनर आता है, तो आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है अपनी मर्जी से। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि जो साक्षात्कार है वो कितने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, किस किस तरीके के हो सकते हैं, व्यक्ति से व्यक्ति। यानी इसमें क्या होता है कि जो साक्षात्कार करता है वो एक टाइम में एक ही व्यक्ति का साक्षात्कार करता है, मोस्टली आप लोगों के वाइवा। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति से समूह। इस दिशा में क्या होता है कि एक तो साक्षात्कार करता होता है, और पूरा का पूरा जो होता है समूह होता है, और वो उस पे क्या करता है कि पूरे समूह को फोकस करके उनसे डिस्कस करता है। समूह से व्यक्ति, ज्यादातर नौकरी के टाइम पे इस तरह के जो है साक्षात्कार या इंटरव्यू लिए जाते हैं कि दो तीन लोग बैठ जाते हैं, और वो एक जिसको नौकरी देनी है उससे वो कुछ प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद समूह से समूह। इसमें क्या होता है कि दो समूहों को एक दूसरे का साक्षात्कार लेने के लिए बैठा दिया जाता है, और वो दोनों आपस में जो है क्या करते हैं, प्रश्नों को पूछते हैं। साक्षात्कार जो है एक कौशल होता है, और इसके लिए क्या होता है कि ऐसा ही नहीं कि कोई भी व्यक्ति होगा और वो साक्षात्कार ले लेगा। इसके लिए कुशल साक्षात्कारकर्ता की आवश्यकता होती है ना। नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है, प्रश्नावली सर्वेक्षण। ठीक है, ये सर्वे के ही प्रकार चल रहे हैं, वैसे साक्षात्कारकर्ता जो है वो अलग से भी एक मेथड होता है। प्रश्नावली देखो सबसे ज्यादा प्रचलित होती है, साधारण होती है, बहुमुखी होती है, यानी और सबसे कम लागत वाली विधि होती है, आत्मसम्मान की विधि होती है। प्रश्नावली यानी प्रश्नों की सूची, जिसको कि हम प्रश्नावली बोलते हैं। जब इसका प्रयोग हम सर्वेक्षण के लिए करते हैं, तो इसको हम प्रश्नावली सर्वेक्षण बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कागज होता है या एक पेपर होता है, जिसके ऊपर कुछ प्रश्न लिखे होते हैं, और जिसको आंसर करना है, यानी कि जिसको प्रतिक्रिया देनी है, वो प्रश्नों को पढ़ता है और कागज पर उसके उत्तर को लिख देता है, ना कि साक्षात्कार से वो बोल के आंसर को बताता है। जैसे साक्षात्कार में होता था ना कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, और आपको बोल के ही उनके आंसर करने हैं। ठीक है, लगभग क्या होता है कि यह जो है संरचित साक्षात्कार की जैसा होता है, यानी कि पहले से ही क्या होता है, प्रश्न निर्धारित होते हैं कि आपको किन किन प्रश्नों के आंसर देने हैं। ये क्या है
कि व्यक्तियों के एक समूह को, पूरे समूह को दिया जा सकता है, और बाद में क्या होता है कि प्रश्नों के उत्तर दे दिए और अनुसंधानकर्ता को वो जो प्रश्नावली है वो लौटा दी जाती है, या फिर डाक के द्वारा भी भेज दी जाती है ना। प्रश्नावली में दो तरीके के प्रश्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मुक्त और दूसरा होता है अमुक्त। मुक्त जो होते हैं यानी कि फ्री, इनके ये इस तरह के होते हैं, जैसे आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं कि आप इनके जो भी प्रतिक्रिया आपको ठीक लगे आप वो उनका उत्तर दे सकते हो, ठीक है। यानी कि अपने तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उसमें आप ऐड कर सकते हो। लेकिन कुछ अमुक्त प्रश्न होते हैं और इसमें क्या होता है कि सिर्फ कुछ ही जो है संभावित उत्तर दिए जाते हैं और आपको उनमें से ही सही उत्तर का चुनाव करना होता है। जैसे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कि उनमें चार ऑप्शन दिए होते हैं, चारों में से ही आपको किसी एक का चयन करना होता है उत्तर देने के लिए। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हुए अमुक्त के लिए, जैसे हाँ नहीं, सही गलत, बहुविकल्पीय, है ना, इस तरीके के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है दूरभाष सर्वेक्षण। जैसे आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, दूरभाष सर्वेक्षण यानी कि जो फोन के माध्यम से किया जाता है, दूरभाष के माध्यम से किया जाता है। और आजकल तो क्या होने लगा है, मोबाइल फोन पर एसएमएस भी आने लगे हैं, है ना। ईमेल के द्वारा भी जो है सर्वे भेजे जाने लगे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। बहुत सारे नए नए आजकल सोशल मीडिया आ गए हैं जिनके माध्यम से सर्वे किए जाने लगे हैं, ठीक है। इसका क्या फायदा होता है कि इसमें ना बहुत ही कम समय लगता है, और क्या होता है कि जिसको प्रक्रिया देनी है तो वो साक्षात्कारकर्ता को जानता नहीं, और इसलिए क्या होता है कि वो अपनी असहयोग दिखाता है, अनिच्छा करता है, जो उत्तर है वो ठीक ठीक नहीं देता है, ठीक है। तो इस तरह की जो संभावना है प्रतिक्रिया जो देता है उसकी आयु से, लिंग से, आय से, शैक्षिक स्तर से ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं, है ना। यानी कि आयु का भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब आप लोग के पास बहुत बार मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप के ऊपर कि ये मेरा सर्वे है, ये आप इसको भर दीजिए। आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए तो उसमें कोई मैसेज आ जाता है तो हम उसको इग्नोर भी कर देते हैं, बहुत बार हम उसको आधा भी भर देते हैं, है ना। बहुत बार हम जल्दी जल्दी में भर दिया, ठीक है, हो गया, ठीक है। प्रेक्षण जो विधि की चर्चा हमने पहले की थी, तो इस सर्वेक्षण के लिए इस विधि का उपयोग भी किया जाता है ना। और हर विधि की कोई ना कोई जो है सीमाएं होती हैं, और शोधकर्ता को अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी जो उसको जरूरत है उसके अनुसार जो है विधि का चयन उसको करना चाहिए। सर्वेक्षण के लाभ भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पहला कि एक साथ में बहुत सारे व्यक्तियों का बहुत सारी सूचनाएं ली जा सकती है। दूसरा क्या है कि ये बहुत जल्दी संपन्न हो जा सकता है, क्योंकि फोन पे अगर हम किसी को फोन कर रहे हैं या कोई ईमेल भेज रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हम एक साथ में ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जल्दी ही नए मुद्दों पे जनमत हमें प्राप्त हो जाता है, यानी जनता की राय हमें जानने को मिल जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि चुनाव हुए नहीं और एग्जिट पोल स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक दो दिन में वो लोग एग्जिट पोल करके बता देते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, ठीक है। ये तो आपके लिए सर्वे का सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि कुछ सीमाएं भी होती हैं, अब अगर किसी विधि का लाभ है तो उसकी कुछ सीमाएं भी होंगी। सबसे बड़ी जो इसकी कमी होती है कि लोग जो है गलत सूचना दे देते हैं, ठीक है। और बहुत बार तो क्या होता है कि किसी को याद नहीं रहता, इस वजह से वो गड़बड़ी कर देते हैं। कुछ लोग जो है अपने बारे में बताना नहीं चाहते, इसलिए भी वो क्या करते हैं कि गलत जानकारी देते हैं। दूसरा क्या है कि लोग कैसी, कभी कभी वैसी प्रतिक्रियाएं भी दे देते हैं जो कि शोधकर्ता जानना ही नहीं चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को सब समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। गुड नाइट।